वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जहां हमने कल छोड़ा था वहीं से हम बात को आज शुरू करने वाले हैं। तो हमने शुरू किया था नॉमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। और उसमें हमने देखा था नेमिंग जो है वो दो तरह की हो सकती है। हमारे पास दो तरह के नाम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। तो पहली तरह के जो नाम्स थे वो हमारे पास कौन से नाम थे, वो हमारे पास थे कॉमन नेम्स, ठीक है। हमारे पास थे कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स मैंने आपको बताया था, आम नाम जो दे दिए जाते हैं बग़ैर किसी सिस्टम के तहत, जस्ट वैसे ही कोई बेसिस बनाकर अपने पास से आप कंपाउंड के लिए जो है वो नाम, मैंने आपको एग्जांपल्स भी दी थी कुछ कॉमन नेम्स के हवाले से, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है बच्चों, अब इनको हम डिटेल में देखेंगे। हमने देखा था कॉमन नेम्स की जो बेसिस हैं हमारे पास बच्चों, वो तीन तरह की हमने बनाई थी। एक थी हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, यानी हिस्ट्री की बुनियाद पर किसी को नाम दे देना। इसको ज़रा ना हम क्लासीफाई कर लेते हैं ना, हम बोल देते हैं दिस इज़ ए कैटेगरी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड की बेसिस पर आप नाम रख सकते हो किसी का कॉमन नेम। और बी जो है मेथड ऑफ प्रेपरेशन, हमने कहा था कि उस कंपाउंड की प्रेपरेशन की बेसिस पर कोई कॉन्सेप्ट, कोई पॉइंट होता है इस तरह का जिसकी बुनियाद पर आप नाम रख देते हो। और तीसरी बेसिस सी जो हमारे पास थी वो थी पर्सन वर्किंग ऑन द कंपाउंड, के मतलब किसी कंपाउंड को लेके अगर किसी एक ख़ास साइंटिस्ट ने, किसी बंदे ने काम किया उसके ऊपर, तो उसके नाम से हम उसको मंसूब कर देते हैं और उसी नाम से फिर वो कंपाउंड फेमस हो जाता है, ठीक है। अब हम बारी बारी बच्चों इसको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से ये बेसिस काम करती हैं। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों ए कैटेगरी। सबसे पहले जो हमने लिखा था ना हिस्ट्री ऑफ कंपाउंड, यानी अगर मैं अलग अलग एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ ताकि आपके माइंड में उसकी एक बन जाए जगह, ठीक है। हिस्ट्री यानी हिस्ट्री की बुनियाद पर किस तरह कोई कंपाउंड को नाम दिया जा सकता है। इसमें हिस्ट्री से ही एक एग्जांपल लेते हैं ना हम। बात है मार्श गैस। बच्चों हिस्ट्री में एक गैस फेमस हुई थी काफ़ी, मार्श गैस। अब मार्श किसको बोलते हैं, दलदल को, ठीक है। तो मार्श गैस असल में उस वक्त उस गैस को कहा गया जो मार्शी प्लेसेस से, दलदली जगह से, मतलब दलदल जहाँ जिस जगह पे होती थी ना, ऑब्ज़र्व ये किया गया कि वहाँ पर जो है एक ख़ास किस्म की गैस, मतलब उसके बबल्स बन के निकलते थे, तो पता चला कि यहाँ से कोई गैस निकल रही है, ठीक है। उसका नाम मार्श गैस रख दिया गया क्योंकि वो मार्शी प्लेस से निकल रही थी। अब देखिए ना, ये एक हिस्ट्री वाली बात है ना कि वो वहाँ मार्शी प्लेसेस से जो गैस निकल रही थी उसका नाम मार्श गैस रख दिया गया, तो बेसिस बना के खुद ही उसका नाम। अब बाद में आज जब उस गैस का एनालिसिस होता है, जब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई, जब जदीद थोड़ा सा दौर हुआ, तो पता चला असल में मार्श गैस जो थी वो क्या थी, वो असल में मीथेन गैस। मीथेन गैस को तो आज आप जानते हो, नेचुरल गैस, ठीक है। लेकिन ये मीथेन गैस उस वक्त मार्श गैस के नाम से फेमस हो गई क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस से निकल रही थी, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि हिस्ट्री की बेसिस पर आप कंपाउंड्स के नाम रख दिया करते हो, जिस तरह आपने मार्श गैस का नाम रखा था, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास बेसिस है उसको देखते हैं। वो हमारे पास क्या थी जी, मेथड ऑफ प्रेपरेशन, ठीक है। कोई मेथड ऑफ प्रेपरेशन की बुनियाद पर आप अगर किसी कंपाउंड का नेम रख दें तो उस हवाले से कोई एग्जांपल अगर हमें मिल जाए, तो जी हाँ, हमारे पास एक एग्जांपल मौजूद है। हम बात करेंगे एसिटिक एसिड। समझते हैं सारे इसको, एसिटिक एसिड। तो बेटे एसिटिक एसिड को ये नाम क्यों दिया गया, ठीक है। असल में एसिटिक एसिड का जो सोर्स हमारे पास रहा ना पहली मर्तबा, बेटे वो रहा विनेगर, सिरका। पहली मर्तबा जब एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया गया तो वो सिरका, विनेगर से प्रिपेयर किया गया। अब हमारे पास ना लैटिन लैंग्वेज में जो होता है ना, एक टर्म हमारे पास होती है लैटिन लैंग्वेज में एक टर्म हमारे पास होती है एसीटम। क्या टर्म होती है, एसीटम। एक लैटिन वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है विनेगर, ठीक है। अब चूँकि एसिटिक एसिड पहली मर्तबा कहाँ से जो है वो बनाया गया, प्रिपेयर किया गया उसको विनेगर से, तो लैटिन लैंग्वेज का विनेगर एसीटम की बुनियाद पर आपने उसका नाम क्या रख दिया, एसीटम से एसिटिक। पॉइंट फॉलो किया आपने, यानी आप क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रेपरेशन विनेगर से थी तो विनेगर की बेसिस पर आपने उसका नाम क्या रख दिया, एसिटिक एसिड। तो ये एक एग्जांपल हमें मिलती है कि मेथड ऑफ प्रेपरेशन की बुनियाद पर भी आप क्या किया करते हो, आप कॉमन नेम्स रख दिया करते हो, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो थर्ड जो है वो बेसिस है उसके लिहाज से देखने की कोशिश करते हैं। अब थर्ड हमारे पास क्या थी बेसिस, पर्सन वर्किंग ऑन द कंपाउंड
इसके पीछे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल मौजूद है। ठीक है, देखें जी, हमारे पास एक इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल मौजूद है और वो क्या है, वो हमारे पास है जी एक एसिड की जिसका नाम है बारबीट्यूरिक एसिड। अच्छा, पहले इस एसिड के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, बारबीट्यूरिक एसिड क्या है बेटे। असल में ये एक एसिड है जिसका फार्मूला हमारे पास हुआ करता है C4H4N2O3। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर भी आप चाहें तो आपको बना के दे सकता हूँ मैं, अगर हज़म हो जाए तो बना दूँ। चले बना देते हैं ताकि आप थोड़ा सा उसको थोड़ा सा नॉलेज के हवाले से आपको याद रह जाएगा। रिंग स्ट्रक्चर हमारे पास होता है। ठीक है, रिंग स्ट्रक्चर 6 कोनों वाला रिंग बनाना है, जिस तरह बेंजीन का 6 कोनों वाला रिंग नहीं होता एग्जैक्टली उस तरह, लेकिन ज़ाहिर है थोड़ी सी बस अरेंजमेंट आपको देखनी पड़ेगी, उसकी अलग तरह की एक अरेंजमेंट उसकी होती है। ठीक है, इस तरह का हमारे पास एक रिंग होता है जिसमें 2 पोजीशंस के ऊपर नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन मौजूद है, और इस तरह आपके पास 3 जगहों पर ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है, तो ये असल में क्या है, ये बारबीट्यूरिक एसिड है। अब बारबीट्यूरिक एसिड का जो नाम है वो हमने रखा है किस बुनियाद पर, वो हमने रखा है बारबरा। किस बुनियाद पर रखा है, बारबरा। इस बंदे की, बंदा नहीं कहना चाहिए मुझे क्योंकि इसके पीछे बच्चे इसको लेके ना मिसकॉन्सेप्शन है एक, मतलब अक्सर जगहों पे बताते हैं कि बारबरा साइंटिस्ट है जिसने इसके ऊपर काम किया, जिसने इसको बनाया, तो इस वजह से इसका नाम बारबीट्यूरिक एसिड बारबरा की बुनियाद पे रख दिया। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये सिर्फ मिसकॉन्सेप्शन है। असल में इसके पीछे हकीकत क्या है, हकीकत बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, इसको बारबरा जो टर्म है वो आई कहाँ से, पहले आपको बता दूं, बारबरा किसी बंदे का नाम तो है ही नहीं। ठीक है, बारबरा नाम है एक लेडी का, तो पहले नंबर पे तो ये क्लियर कर लें, ये एक लेडी का नाम। ठीक है, अब देखें इसके पीछे स्टोरी क्या है। असल में इसको तैयार करने वाला जो बंदा था ना, इस बारबीट्यूरिक एसिड को जिस बंदे ने, जिस साइंटिस्ट ने तैयार किया है, बाद में उसका नाम हमारे पास आएगा भी, उसका नाम था बेयर। क्या नाम था उसका, बेयर। पूरा नाम था एडोल्फ वॉन बेयर। ये बात है 1864 की, कि जब पहली मर्तबा बेयर ने बारबीट्यूरिक एसिड को प्रिपेयर किया, और एक तरह जो है ये उसकी डिस्कवरी भी थी, पहली मर्तबा ये उसने किया था चूँकि। ठीक है, तो इस बंदे ने उसको, अब इसका नाम तो बेयर है, तो तैयार करने वाला, काम करने वाला जो बंदा है उसके नाम पर तो नाम नहीं ना रखा गया, बारबरा इसका नाम थोड़ी है। तो फिर इसको बारबीट्यूरिक एसिड क्यों कहा गया बेटे, इसके बारे में ना 2 तरह की बेसिस हैं, वैसे 2 तरह की बातें मशहूर हैं जो मैं आपको बताता हूँ। एक तो सिंपल बात है, और वो पता है क्या है कि भाई कहा यह जाता है, एक ना केमिस्ट्री की बुक है, एक अमेरिकन साइंटिस्ट था, उसने एक ना बुक लिखी थी केमिस्ट्री की, जिसमें उसने बारबीट्यूरिक एसिड का जिक्र किया और फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि इसका नाम बारबीट्यूरिक एसिड क्यों है। अब उसने 2 तरह की बेसिस एक्सप्लेन किए हैं। एक तरह का तो ख्याल जो है इस बारे में ये है, एक बच्चों दरवेश था, ठीक है, उसका दरवेश को बोलते हैं ना, सेंट दरवेश को बोलते हैं आप, तो सेंट बारबरा के नाम से वो मशहूर था। ठीक है, अब कहा यह जाता है कि जिस दिन सेंट बारबरा का एक ऑफिशियल डे होता है ना, ठीक है, एक ऑफिशियल डे होता है 4 दिसंबर आई थिंक वो होता है, 4 दिसंबर, तो असल में बेयर्स ने 4 दिसंबर को इसको प्रिपेयर किया था उसी दिन, तो उससे निस्बत की वजह से बेयर ने इसका नाम क्या रख दिया, सेंट बारबरा के नाम से उसने इसको बारबीट्यूरिक एसिड कह दिया, बारबरा यहाँ से आया। ठीक है, एक तो बेसिस ये हैं, सेंट बारबरा के नाम पर उसका नाम रख दिया गया। और कहते हैं कि बेयर्स उससे काफ़ी यानी उनसियत भी रखता था, सेंट बारबरा को ना काफ़ी मानता था ये बेयर। इसने मतलब उसके मतवालियों के साथ कोई लंच वगैरह भी किए, लोगों ने इसको ऑब्ज़र्व भी किया, तो इसीलिए वो कहता है कि एक रीज़न जो है वो ये हो सकती है। ठीक है, एक सेकंड बेसिस भी है, और वो थोड़ी सी उसके अंदर फर्दर 2 बातें आ जाती हैं। बारबीट्यूरिक एसिड को बारबीट्यूरिक एसिड कहने की 2 मतलब मिक्सचर है, 2 बातें जो हम बी रीज़न में रखेंगे। पहली रीज़न हमारे पास है यूरिक एसिड के नाम से, नाम आपने सुना होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप सारे, तो यूरिक एसिड के बारे में आप सब जानते हैं। आपको पता है बायोलॉजी में एक डिजीज़ भी हो जाती है, जॉइंट्स में यूरिक एसिड जब जमा हो जाए, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है हमारे पास, तो यूरिक एसिड, तो ये जब जॉइंट्स में जमा हो जाए तो उससे फिर दर्द होना शुरू हो जाता है ना, जिसे आप गouty आर्थराइटिस के नाम से जानते हो, उर्दू में कहते हैं गंठिया। तो यूरिक एसिड जमा हो जाता है, उससे दर्द होता है जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, उसकी वजह यूरिक एसिड है। तो असल में बारबीट्यूरिक एसिड जो था ना,
इससे यूरिक एसिड के बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव्स बनते हैं और फिर उनको स्टडी करने में भी हमें बड़ी मदद मिली बारबिट्यूरिक एसिड की वजह से। इसलिए यूरिक एसिड का लफ्ज़ जो है जोड़ा जाता है बारबिट्यूरिक। अब बारबिट्यूरिक में देखें ये जो आ रहा है ना यूरिक एंड पे, ये यूरिक जो आ रहा है, तो असल में ये यूरिक एसिड यहाँ से आया, ठीक है। एक तो टर्म ये, और फिर बार बी ये कहाँ से आया, तो कहते हैं कि एक ना लेडी थी, ठीक है, एक लेडी, एक यंग लेडी थी जिसका नाम था बारबरा, ठीक है। और ये जो बेयर्स था इसकी काफ़ी उनसियत थी बारबरा से, इससे मुलाकात हुई इसकी। आगे वाली स्टोरी तो आप समझ गए, ठीक है। तो हाँ जी, तो असल में बारबरा जो है उससे उनसियत थी बेयर को, और साथ यूरिक एसिड से मतलब चूँकि यूरिक एसिड को पढ़ने में, उसके डेरिवेटिव्स को बनाने में हमें बड़ी मदद मिली बारबिट्यूरिक एसिड की मदद से, तो उसका नाम फिर इन दो की बुनियाद पर हमने क्या रख दिया, बारबिट्यूरिक एसिड। पॉइंट फॉलो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये रीज़न रही हमारे पास बारबिट्यूरिक एसिड। लेकिन देखें ओवरऑल क्या है भाई, किसी बंदे का ही है ना, कोई नाम ही है ना जिसकी बुनियाद पर ये नाम रख दिया गया, तो बेटे इस तरह फिर बेसिस जो हैं वो चलती चली जाते हैं। इस हवाले से अपना कॉन्सेप्ट दुरुस्त रखिएगा कि बारबरा क्या बीच मतलब क्या बला है कि यहाँ से ये नाम आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं कॉमन नेम्स। हम चले क्या थे, हमारा मकसद क्या था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हाइड्रोकार्बन्स के पर्टिकुलरली कॉमन नेम्स को देखना, ठीक है। अब उसमें हम बेसिस देख रहे थे भी, क्या बेसिस हो सकती हैं वो आपने देख ली। नेक्स्ट जो हम चीज़ देखेंगे वो हम किताब के मुताबिक अब नाम देखेंगे हाइड्रोकार्बन्स के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेमिंग कॉमन नेम्स फॉर हाइड्रोकार्बन्स with 5 कार्बन्स और ग्रेटर। मतलब आप बात करने जा रहे हो कॉमन नेम्स की उन हाइड्रोकार्बन्स के लिए कि जिनमें 5 कार्बन होंगे या 5 से ज़्यादा होंगे, ठीक है। इन कंपाउंड्स के नाम देखें। एक सब पहला सवाल जहन में, ये आपकी किताब की लाइन मैंने लिखी है, आपको बताऊं किताब शुरू यहाँ से करती है। आपके जहन में फट से सवाल आना चाहिए अगर नहीं आया कि सर 5 कार्बन से जो पहले वाले हैं उनके बारे में क्या, उनके बारे में किताब ने कोई बात नहीं की। हम करेंगे, हम उनके कॉमन नेम्स की बात करेंगे, किताब में बेशक नहीं है। फ़िलहाल पहले किताब का कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं आज कि भाई वो क्या है। तो देखें जी, कहते हैं 5 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन अगर इस कंपाउंड में मौजूद हैं तो उसको नाम देने के लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। उसका नाम देने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, आपको ग्रीक या लैटिन, ग्रीक या लैटिन न्यूमरल्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। न्यूमरल समझते हैं, न्यूमरल्स किन्हें कहते हैं, नंबर्स, गिनती नहीं होती 1 2 3 4, ये इंग्लिश काउंटिंग है ना। इसी तरह ग्रीक और लैटिन जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन हाइड्रोकार्बन्स को नाम देने के लिए, ठीक है। अब तरीक़ाकार क्या होता है बच्चे, वो जो न्यूमरल होता है वो असल में क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो न्यूमरल, ये जो नंबर है, इट विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। उस कंपाउंड में जितने कार्बन एटम होंगे ना, ये नंबर उस लिहाज से दिया जाएगा। जैसे अब अगर मेरे पास एक ऐसा कंपाउंड, एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें हैं 5 कार्बन, कितने, 5 कार्बन, तो उसके लिए ग्रीक या लैटिन न्यूमरल क्या होता है, उसके लिए न्यूमरल होता है पेंट। मतलब पेंट की टर्म जब भी आएगी तो दैट वुड रिप्रेजेंट द 5 कार्बन एटम इन द कंपाउंड, ओके। इफ़ यू आर हैविंग 6 कार्बन कंपाउंड देन द ग्रीक और लैटिन न्यूमरल विल बी हेक्स। सिमिलरली फॉर 7 कार्बन इट विल बी हेप्ट, और 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, और 10 कार्बन डेक। इससे आगे भी चलता चला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हम चूँकि बड़ी सादा सी बात कर रहे हैं तो उसको समझने के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो भैया आपने ग्रीक या लैटिन न्यूमरल इस्तेमाल करने होते हैं, ये वाले जो कि रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ कार्बन एटम इन द कंपाउंड। अब नाम कंप्लीट तो नहीं हुआ भाई, ग्रीक और लैटिन न्यूमरल, फ़र्ज़ करें मेरे पास 6 कार्बन वाला कंपाउंड है या 5 कार्बन से ही चले शुरू करते हैं भाई, पता चल गया उसके लिए न्यूमरल तो पेंट होगा, लेकिन उसका नाम कैसे कंप्लीट करना है आपने बेटे, लैटिन या ग्रीक न्यूमरल के आगे
आपने एक सफिक्स ऐड करना है। क्या ऐड करना है? सफिक्स। और मैंने आपको पहले भी बताया था सफिक्स बोलते हैं उस चीज़ को जो नाम के बाद में आता है, मतलब किसी वर्ड के लास्ट पे जो टर्म आती है वो सफिक्स होती है। तो पेंट तो शुरू में आ जाएगा, अब लास्ट पे क्या लगा देना है आपने। अगर ये अल्केन है तो उसके लिए आप इसमें लिखेंगे ANE। तो ये नाम के सफिक्स के तौर पर आपने ANE लिख दिया, तो देखें नाम क्या बन गया? पेंटेन। तो आप समझ आई, 5 कार्बन वाले को पेंटेन अगर हम बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? उसकी रीज़न ये होती है कि उसमें 5 कार्बन है, तो ग्रीक या लैटिन न्यूमरल क्या होगा? पेंट। और आगे सफिक्स के तौर पर अगर वो अल्केन है ANE ऐड कर दें, और अगर वो अल्कीन है तो ENE ऐड कर देंगे। वो तो पता है ना आपको जी। और अगर 6 कार्बन वाला हो उसके लिए भी सफिक्स ANE। हेक्सेन 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नोनेन एंड 10 कार्बन इट विल बी डिकेन। पॉइंट फॉलो करके तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, 5 कार्बन या उससे ज़्यादा कार्बन रखने वाला जो कंपाउंड है आप क्या करते हैं, उसको नाम देते हैं। ठीक हो गया जी। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, नाम दिया करते हैं। ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो इससे अब वीडियो ज़्यादा ड्यूरेशन की होगी इसलिए मैं बंद करना चाह रहा हूँ कि इससे कम वाले जो 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, 1 वाले, उनके नाम लेने की बेसिस क्या है। ठीक है। अभी फ़िलहाल इसको देखें।